ओके जी। अच्छा, हमारी लास्ट जो डिस्कशन हुई थी वो कंपनी और बिजनेस की टाइप्स पर डिस्कशन हो गई थी लास्ट, राइट? ऐसा ही है। अच्छा हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं पार्टनरशिप के ऊपर। इस वक्त दो पार्टनरशिप एक्ट पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं। एक हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखोगे, पार्टनरशिप एक्ट 2017। अच्छा, होता ही है कि एक नया एक्ट आता है तो पुराना रिपील्ड हो जाता है, ऐसा ही है, ख़त्म हो जाता है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। ये दोनों पार्टनरशिप एक्ट आज भी पैरेलल चल रहे हैं दोनों, ठीक है, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। जो पार्टनरशिप फर्म, जो एग्रीमेंट या जो पार्टनर्स अपने बिजनेस को उस एक्ट में रजिस्टर कराना चाहते हैं उसमें करवा लें, इसमें करवाना चाहते हैं इसमें करवा लें, वो उनकी मर्जी पे है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, क्विकली जो एग्जीक्यूट हो जाता है। वो ज़रा थोड़ा सा उसमें एक प्रॉब्लम आता है पार्टनरशिप डीड के हवाले से, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम है। लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक तो एक अलग चीज़ है। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स यही हैं इस केस में: नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और फर्म का नाम आ जाता है XYZ फर्म। जिस तरह आपके पास AF फर्ग्यूसन है, KPMG है, ये तमाम पार्टनरशिप फर्म्स हैं। 2017 में जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी या जो बिजनेस रजिस्टर्ड होगा उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ये फर्स्ट डिफरेंस क्रिएट किया गया है 2017 के अंदर, ताकि दोबारा से जो कंपनी को प्रिविलेज हासिल है वही प्रिविलेजेस पार्टनर्स को हासिल हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट 2017। यानी यहाँ पे पार्टनर्स की कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं होगी। जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया उसी हद तक जिम्मेदार हैं, उसके बाद जिम्मेदार नहीं होंगे। और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मीन्स कि वंस अगेन यहाँ पे फर्म को एक लीगल पर्सन की हैसियत हासिल है। फर्म अपने नाम पे एसेट रख सकती है, अपने नाम पे लायबिलिटी ऑन कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है, फर्म के नाम पे सूट फाइल किया जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो वही प्रिविलेजेस जो कंपनी को हासिल हैं वो एक पार्टनरशिप को हासिल हैं, जो अगर रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप एक्ट 2017 के अंदर। और फर्म के नाम के साथ लिखा जाता है LLP, मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक हो गया? सो ये एक डिफरेंस था, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ले जी आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे टाइप्स पढ़ें, हम ज़रा प्लीज़ जल्दी से नोट्स पे आ जाएं, चैप्टर पे आ जाएं, चैप्टर 11 पे। डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ डेफिनेशन से, पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द एक्ट एज गिवन बिलो। ऑल अदर एक्सप्रेशन शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब बाकी कोई टर्म्स हैं जो हमने यहाँ डिफाइन नहीं की, तो चूंकि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है सो सारी कॉन्ट्रैक्ट वाली टर्म्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगी अगर कोई इनकंसिस्टेंट ना हो तो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स। अब वंस अगेन अकेले बंदे की कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती, मिनिमम दो बंदों का होना जरूरी है। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट पे अगर मैं ये कहूँ कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को कोई एतराज है तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने मर्जी नंबर ऑफ मेंबर्स हों, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हों। लेकिन कंपनी लॉ को थोड़ी तकलीफ थी तो उसने रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है कि भाई आपके लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल जी बेटे 20 मेंबर, 20 नहीं, बैंकिंग बिजनेस हो तो 10 मेंबर हैं, अदर देन बैंकिंग बिजनेस हो तो 20 मेंबर्स हैं, और अगर इसके अलावा कोई प्रोफेशनल्स हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। बैंकिंग बिजनेस से मुराद लेंडिंग इन्वेस्टिंग का बिजनेस, यानी डिपॉजिट टेकिंग एंड लेंडिंग का बिजनेस, ठीक है। तो अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम लिमिट है 10 मेंबर्स, ठीक है। और अगर नॉन बैंकिंग है तो 20, और अगर तीसरा सिनेरियो ये जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स किस कौन है भला? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लीगल एडवाइजर, लीगल कंसल्टेंसी फर्म, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऐसी लिमिट किसने डिफाइन की हुई है? कंपनी लॉ ने। एक्ट में ऐसी कोई बात, कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है अदर देन ऑल दैट, बैंकिंग के अलावा। जी बेटे नहीं तो और किसना पढ़ाते हैं? ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आसान बात। बस तुम ऐसा करो, तुम आपस में लड़ लो सारे पहले, फिर मैं पढ़ा। प्लीज समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा, प्लीज आसान बातें सुनो तो सही। आप ये देखो प्लीज प्लीज, आप ये देखो कि मैं इसी डेफिनेशन, बस जी बस, मैं इसी डेफिनेशन में से सारे एलिमेंट्स निकाल रहा हूं जिनके ऊपर पार्टनरशिप बेस करती है। तो पहला एलिमेंट आया कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, टू पर्सन्स, ठीक है, बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब दो बातें और यहां पे नजर आ रही हैं। एक तो हमने कहा मिनिमम मेंबर्स की बात आ गई, अब वो कहता है कि बिजनेस कर रहे हों। नेक्स्ट एलिमेंट के पार्टनरशिप का दूसरा एलिमेंट है
बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस भी बेटा देखो एक बार याद रखना, बहुत से पार्टनर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो चैरिटेबल काम कर रहे होंगे। जिस तरह मैं कहूँ अखुवत इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, ईदी फाउंडेशन है, आई डोंट नो ये पार्टनरशिप है, ऐसे ईदी फाउंडेशन पार्टनरशिप नहीं है। बहुत सी पार्टनरशिप हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 बहुत अमीर लोग हैं, हम मिले और हमने एक फर्म बना ली कि हम यहाँ से वेलफेयर के काम करेंगे, एनपीओ के काम करेंगे। तो बेटा याद रखना पार्टनरशिप जो है उसकी नज़र में बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मीन जिससे प्रॉफिट आएगा, कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर आप नॉन कमर्शियल एक्टिविटी या एनपीओ के लिए 3 दोस्त मिलके बैठ गए हो तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो एसोसिएशन हो सकती है आप 3 लोगों की, ठीक है, वो आप 3 लोगों की एसोसिएशन हो सकती है कि आप मिलजुल के काम कर रहे हो, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बट वो पार्टनर्स नहीं है आपस में, वो पार्टनरशिप एक्ट उन पे अप्लाई नहीं होता। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? सो बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस मीन्स कमर्शियल बिजनेस जिससे प्रॉफिट आए, और हमने करना क्या है कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब तीसरा एलिमेंट क्या है? एक तो बिजनेस होना चाहिए और तीसरा एलिमेंट है कि इस बिजनेस की फिर क्या हो रही हो, शेयरिंग। सो पहला एलिमेंट था मेंबर्स, अगर आप गौर करो इसी लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स। दूसरा एलिमेंट आ गया बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, फ्यूचर की पार्टनरशिप भी कोई पार्टनरशिप नहीं है। एक और बात बता दूं कि हम दोनों मिलके 2 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे। भाई जब 2 महीने बाद आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पार्टनरशिप एग्जीक्यूट होगी, उससे पहले कुछ नहीं है। एग्रीमेंट हो गया तो फिर तो पार्टनरशिप बन गई ना, फिर तो पार्टनरशिप बन गई। हाँ, एग्जीक्यूशन वो कि नहीं, उनके नजर में रियल एसेंस ये है कि एग्जीक्यूशन कब से स्टार्ट हुई, उस दिन से वो पार्टनर हैं आपस में। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि भाई आप प्रॉफिट शेयर करोगे, ठीक है, बिजनेस से जो पैसे आएंगे वो आप आपस में शेयर करोगे। अब शेयरिंग रेशो क्या होगी? सपोज मैं कहता हूँ 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स, वाई एंड जी, ये क्या शेयरिंग रेशो रखेंगे? तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जो आप तय करना चाहें आपस में तय करें। हो सकता है आपने ये शेयरिंग रेशो डिसाइड की हो अपने कैपिटल की कंट्रीब्यूशन की बेस पे कि जो ज्यादा सरमाया लेकर आया उसका शेयर ज्यादा है। सपोज एक्स ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके आया तो एक्स 40% प्रॉफिट ले रहा है, बाकी से मैं कहता हूँ 30% ले रहे हैं, 100% मुकम्मल। हो सकता है एक्स कुछ भी ना लेकर आया हो लेकिन उसकी एक्सपर्टीज है, ऐसा भी तो हो सकता है। आप किसी ऐसे पार्टनर को साथ में ला लेते हो जो एक अच्छा वर्कर है या एक अच्छा एक्सपर्ट है। से मैं कहता हूं आपने कोई इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म खोली और कोई इंजीनियर साथ में ला लिया, हो सकता है वो कोई पैसा ना लेके आए लेकिन फिर भी आपसे 40% शेयर ले रहा हो। तो ये तो रेशो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये तो आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि आप आपस में तय क्या करते हैं, और आप कुछ भी तय कर सकते हैं। आपके इस केस के अंदर जब कोर्ट के सामने आपका केस जाना है, पार्टनर्स के दरमियान का केस, तो लॉ ने फैसला करना है आपकी डीड के मुताबिक कि आपने आपस में तय क्या किया था, इन एक्स वाई जी ने आपस में क्या तय किया था, और जो तय किया था उसके मुताबिक कर क्यों नहीं रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए इसका मतलब जहां आप ये तय कर, अच्छा, और ये एक कॉमन फिनोमेना कि अगर जब आप कहते हो ना 40% प्रॉफिट शेयरिंग, इसका मतलब है जितने परसेंट का प्रॉफिट का शेयर है उतने परसेंट का लॉस का भी शेयर है। मतलब एक्स वाई जी, एक्स का शेयर 40% इन प्रॉफिट है और 40% इन लॉस है बाय डिफॉल्ट। हाँ, आप इसे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, एग्रीमेंट में लिख लेंगे। अगर मैं चेंज करना चाहूं, लाइक मैं कह दूं, एक्स कहता है कि जनाब मैं किसी किस्म का कोई लॉस बियर नहीं करूंगा, कोई ट्रांजैक्शनल लॉस मैं बियर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करूंगा। तो क्या अगर बाकी पार्टनर एग्री कर जाए तो ये पार्टनरशिप वैलिड है? yes. जी बिल्कुल वैलिड है। फॉर एग्जांपल आप एक लॉ फर्म चला रहे हैं, उसमें एक रिटायर्ड जज आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा पार्टनर बनता हूं लेकिन मैं लॉस कोई शेयर नहीं करूंगा और प्रॉफिट में 40% शेयर लूंगा। आप सब एग्री कर जाते हो क्योंकि उसके आने से आपको पता है उसकी रिप्यूट के साथ बिजनेस भी आएगा। सो इसका मतलब है उसके आने से बिजनेस आ रहा है, वो कैपिटल भी नहीं लेके आ रहा, तब भी वो पार्टनर है, तब भी वो प्रॉफिट का शेयर लेगा 40%, लॉस में शेयर नहीं करेगा, तब भी लॉ की नजर में वो एक पार्टनर है आप लोगों के साथ, और ये एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये फैक्टर्स कह देना कि लॉस शेयर नहीं करता तो ये पार्टनर नहीं है, ये कोई डिसिसिव फैक्टर नहीं है। हाँ, बाय डिफॉल्ट जितने का प्रॉफिट का शेयर उतने का लॉस का शेयर, लेकिन अगर इसके बरक्स कुछ तय करना चाहो तो स्पेशल प्रोविजंस प्रिवेल ओवर दी जर्नल प्रोविजंस। सब समझ आ रहा है? ओके। सो अभी तक मैंने आधी लाइन पढ़ी मैंने कहा जी इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस
who have agreed to share the profit of a business. तो business होगा और उसका profit share हो रहा होगा. Carried on by all or any of them acting for all. अब ये तीनों भी एज एन एक्टिव पार्टनर बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, डे टू डे अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं. हो सकता है एक्स कहे मैं सेल संभालता हूँ, वाई कहे मैं परचेज संभालता हूँ, जी कहे मैं अदर बिजनेस अफेयर्स संभाल लेता हूँ, एडमिन के अफेयर्स संभाल लेता हूँ. तीनों काम कर सकते हैं, तीनों बाय डिफॉल्ट एक्टिव पार्टनर्स होंगे. हाँ, इनमें से कोई कहे मेरे से पैसा ले लो, मैं काम नहीं करना, मुझसे काम नहीं होता, इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ बट मैं एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, मैं काम नहीं करूँगा. एक्टिव मैनेजमेंट सिर्फ एक्स संभाल ले, तो क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेशन हमें सपोर्ट कर रही है. ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. कोई एक बंदा एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ दी ऑल अदर मेंबर्स. तो यहां से फिर एक और बात भी समझ आती है कि इन्हीं तमाम पार्टनर्स के दरमियान म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है. इसी लाइन से एक और एलिमेंट भी हम इन्फर कर लेते हैं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. कि एक पार्टनर बाकी तमाम पार्टनर के लिए क्या बिहेव करता है? एज एन एजेंट, और अपनी हरकतों से बाकी पार्टनर को क्या कर देगा? फंसा देगा, बाइंड कर देगा किसी कॉन्ट्रैक्ट में. एजेंट क्या करता है? याद है वो एग्जांपल, एजेंट निगोशिएट करता है थर्ड पार्टी के साथ और थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट करा देता है प्रिंसिपल के साथ. तो यहां पे अगर एक्स बीइंग का पार्टनर, बीइंग एन एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है वाई और जी का थर्ड पार्टी के साथ, तो फर्म फंस गई, फर्म बाइंड हो जाएगी. मेरी बात समझ पा रहे हो? सो इसका अंदर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, बल्कि यूं कहना चाहिए पार्टनरशिप की पूरी बेस इस म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप के ऊपर होती है. बेटा मैं ये मिटा रहा हूं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन. अच्छा जी, ये देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक्स एक एक्टिव पार्टनर है और ये थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो इनफैक्ट ये निगोशिएट कर रहा होगा ऐसे एज एन एजेंट, और ये ट्रांजैक्शन किसके साथ एग्जीक्यूट कराएगा? थर्ड पार्टी की फर्म के साथ, एक्स वाई जी फर्म के साथ. बात समझ आ रही है? तो इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ये इन दो लोगों के दरमियान है, फर्म और थर्ड पार्टी के दरमियान. तो क्या हुआ, एक एजेंट ने अपने एक्शन से फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड कर दिया. नो डाउट हमने अगले दोनों चैप्टर्स में यही, क्या फर्म लायबल है, क्या एजेंट लायबल है. बात समझ आ रही है? हमने उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है. तो एक एजेंट फंसा सकता है फर्म को, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. अब लास्ट एक पते की बात, सारी पार्टनरशिप की बेसिस में हमने एलिमेंट्स देख लिए कि जनाब ये दो चार एलिमेंट्स हमें नजर आए. पेरेंट मेंबर होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर हो, तमाम पार्टनर्स खुद काम कर सकते हैं या कोई एक सबके बिहाफ पे काम कर सकता है, और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के दरमियान. यही पढ़ा. लेकिन एक चीज समझ लीजिए, पार्टनरशिप को देखना हो कि क्या आया ये बिजनेस पार्टनरशिप है, तो हमें इन तमाम एलिमेंट्स को कलेक्टिवली देखना होगा. किसी एक एलिमेंट को देख के फैसला नहीं किया जा सकता कि ये पार्टनरशिप है. मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इन तमाम एलिमेंट्स को कलेक्टिवली देखना होगा, आइसोलेशन में नहीं देखोगे. किसी एक फैक्टर को देख के नहीं कहोगे कि ये पार्टनरशिप है, क्योंकि हो सकता है वो फैक्टर आपको अपेरेंटली दिखाए कि ये पार्टनरशिप है लेकिन पार्टनरशिप ना हो. तो आपको बहुत कलेक्टिवली इन एलिमेंट्स को मिलाकर देखना पड़ेगा. जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूँ हमारी इसी XYZ की एक पार्टनरशिप फॉर्म है, इनको बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए, बट ये बड़े हाजी नमाजी हैं, इनको लगता है कि लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो सूद है. ये जाके अगर किसी लेंडर के साथ ये तय कर लें कि यार आप ऐसा करो, आप हमें लोन दे दो, ठीक है, बजाय मुझसे सूद लेने के आप हमारे बिजनेस का प्रॉफिट का शेयर ले लो. हलाल काम कर लेते हैं. बजाय कि मैं आपको 10% 15% इंटरेस्ट दूं, आप अपनी वर्किंग कर लो. ये हमारे हिस्ट्री में लास्ट 4-5 सालों का प्रॉफिट है, इसके मुताबिक आप देख लो कितना % प्रॉफिट आप हमसे लेना चाहोगे. तो सपोज वो कहता है, वो एग्री कर लेता है 20% प्रॉफिट का शेयर दे दो इतने लोन के एवज, और ये लोन तुमने 5 सालों में वापस करना. ऐसा हो सकता है? XYZ में से X हो सकता है बैंक किसी लेंडर के पास जाए और उसे कहे ठीक है मैं तुम्हें 20% का प्रॉफिट देता हूं अपने बिजनेस का, जितना हमारा प्रॉफिट होगा, इसके बदले तुम मुझे 5 लाख रुपए का या 5 मिलियन का लोन दे दो, हम 5 सालों में तुम्हें वापस कर देंगे, तब तक तुम हमारा 20% का प्रॉफिट का शेयर लो. तो आज जो लेंडर इस बिजनेस में से प्रॉफिट ड्रॉ कर रहा है, तो दिखने में तो यही नजर आ रहा है कि प्रॉफिट का शेयर ले रहा है,
तो पार्टनर कह देना चाहिए नहीं। मेरी बात गौर से समझ पा रहे हो? एक्स निगोशिएट कर रहा है लेंडर के साथ और टर्म्स ये हैं कि आप हमारी फर्म को लोन दे दें 5 मिलियन का, हम आपको अपने प्रॉफिट का 20% शेयर दे देते हैं, हलाल काम कर लेते हैं, हम आपको सूद नहीं देना चाहते। वो उसी का है, बिजनेस का है, लेंडर का रिस्क भी तो ले रहा है लेकिन ज्यादा भी तो ले रहा होगा, 20% शेयर ले रहा है। सो समझाना ही चाह रहा हूं, अब ये प्रॉफिट का शेयर ये लेंडर ले रहा है, ऐसा है? तो क्या लेंडर बिजनेस की शेयरिंग नहीं कर रहा? तो कह देना चाहिए एक एलिमेंट पूरा हो गया तो ये पार्टनरशिप है। नाउ एक्स वाई जी एंड लेंडर से, मैं कहता हूं ये लेंडर सलमान है, तो सलमान भी पार्टनर बन गया? नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स नहीं देखे। क्या बिजनेस में शेयर कर रहा है या बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है? नो। क्या इसके साथ म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है? क्या सलमान एक्शन करेगा तो फर्म बाउंड होगी उसके एक्शन से? क्या फर्म के एक्शन से सलमान बाउंड होगा? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। इसका मतलब बाकी एलिमेंट मिसिंग है। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब है जब भी तुम्हें केस स्टडी आएगी और टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आएगा, आसान वर्ड बोल रहा हूं, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको तमाम एलिमेंट्स को क्या देखना पड़ेगा? कोलेक्टिवली। इंडिविजुअली देखोगे तो एक एलिमेंट शायद पूरा हो जाए और तुम कह दो ये पार्टनरशिप है, जबकि वो पार्टनरशिप ना हो। मैंने कहा बेटे प्रॉफिट का शेयर, अभी मैंने सिर्फ एक एलिमेंट डिस्कस किया कि प्रॉफिट का शेयर ले रहा है, लगेगा कि प्रॉफिट का शेयर है तो ठीक है पार्टनर है, नहीं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। केस स्टडी को हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि आया बाकी कंडीशंस मीट होती हैं पार्टनरशिप की, ये तमाम कंडीशन कि वो मेंबर्स में है, वो बिजनेस कर रहे हैं मिलके, वो शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट की, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ये सबसे मेन डिसिसिव फैक्टर है, ये देखना बहुत जरूरी होता है हमेशा कि क्या मेरे एक्शंस की वजह से फर्म बाउंड होगी। अगर तो यस, देन इसका मतलब बाकी फैक्टर्स भी देख लो तो ये पार्टनरशिप पॉसिबल है कि हो। इज दैट क्लियर? चलो बेटी अब आगे पढ़ते हैं, प्लीज डेफिनेशंस पढ़ें। इनको पार्टनर्स कहते हो और इनको कलेक्टिवली फर्म कहते हो। इससे अगली लाइन छोड़ दें, आगे चलें बेटी। जी जी बेटे, फर्म का नाम क्या लाएगा जी? आगे चलें। देखो उसने बड़े क्लेवरली उसने ये शो करने की कोशिश की है कि पार्टनर एक्टिव भी हो सकता है, कोई तमाम पार्टनर भी एक्टिव हो सकते हैं और कोई एक भी एक्टिव हो सकता है, क्योंकि देखो मींस एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर, इसका मतलब तमाम पार्टनर अगर एक्टिव हैं तो सबसे कोई गलती हो जाए तो वो फर्म की गलती समझी जाएगी। और बाय एनी पार्टनर और एजेंट, या किसी एक पार्टनर की गलती भी फर्म को बाउंड कर देगी, लेकिन वो पार्टनर क्या होना चाहिए? एक्टिव पार्टनर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई भी हो सकता है, आप सर्विस में इंडस्ट्री में हो या आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हो, वो आपका मर्ज़ा है। लॉफुल होना चाहिए, बस ये ख्याल रखें, इलीगल बिजनेस नहीं करना चाहिए, बाकी लॉफुल बिजनेस जो मर्जी करें। यहाँ पे जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी का मतलब है जो पार्टनर नहीं है। मैं भी अक्सर ये देखो ना टर्म यूज कर रहा होता हूँ टीपी, थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है मैं थर्ड पार्टी की जब भी टर्म यूज करूंगा इसका मतलब है अदर देन पार्टनर। ठीक है, कोई तीसरा बंदा। क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 जल्दी से पढ़िए प्लीज, प्लीज जल्दी जल्दी। जी, हर पार्टनर का इफेक्ट नहीं, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप का मतलब कि एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो चैप्टर 10, हर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ निगोशिएट करता है, लेकिन बाउंड कर देता है प्रिंसिपल को विद अ थर्ड पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव है उसका। ये है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, मतलब डिपेंडेंट है फर्म उसके एक्शन के ऊपर, उस एजेंट के एक्शन के ऊपर। जी डन? अगली बात जी बेटे। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जिस तरह रेडोल्फ के केस में मैं कौन था? मैं एम्प्लॉय था, बट आई वाज वर्किंग एज एन एजेंट इन सर्टेन केसेस। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
अच्छा, जो प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो कहता है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, वो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगी। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप एक्ट को प्रिविलेज हासिल है ओवर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पढ़ता हूं, द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द फर्म दैट आर नॉट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक जनरल बात बताइए उसने आपको कि जो चीज़ इख्तलाफ नहीं करेगी वो एज इट इज अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अगर किसी बात में कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट तो कौन सा प्रिवेल करेगा? पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जी बेटी पढ़िए। यानी वंस अगेन टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है जी नेक्स्ट। और whether a person is or is not a partner in the firm regard shall be given to a real relationship between the parties as shown all the relevant facts taken together। जी, इन तमाम फैक्टर्स को कलेक्टिवली देखोगे, आइसोलेशन में नहीं देखोगे। ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। ओके जी, Association of two or more persons, ठीक है, agreement, एग्रीमेंट होना चाहिए, carrying on business, ठीक है, sharing of profit, और म्यूचुअल एजेंसी। यही बातें पढ़ी हैं, सिर्फ इसमें से हमने एग्रीमेंट को डिस्कस नहीं किया। चलें जी प्लीज, एसोसिएशन टू और मोर पर्सन। the partnership is an association between two or more persons and all persons must be competent to ले जी, contract। एक एलिमेंट उसने समझा दिया। ये बात तो हमें वैसे भी पता है कि एग्रीमेंट इनकम्पिटेंट लोगों के दरमियान तो हो ही नहीं सकता, तो फिर अगर पार्टनरशिप भी एक एग्रीमेंट है तो फिर इनकम्पिटेंट तो नहीं होना चाहिए पार्टीज को। यानी तमाम पार्टनर्स मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है? वही जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ ली है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट नहीं है ना, एक्सप्लेन नहीं की यहाँ पे, तो फिर जो वहां पे एक्सप्लेन है एज इट इज अप्लाई। जी, Thus, there can be no partnership consisting of a single individual. If the number gets reduced to one for any reason, it ceases to be a partnership. The Partnership Act does not say anything about the maximum number of partners. However, in a company law, the following maximum number are fixed. In case of a partnership firm carrying on banking business, maximum number is 10. In case of partnership firm carrying on any other business, maximum number is 20. In case of a partnership firm of professional person, maximum number may exceed 20। इज दैट क्लियर? ये नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली बात इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर ये नंबर आपने मीट ना किए या मैक्सिमम नंबर ज्यादा कर दी, मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा चले गए तो आप इलीगल एसोसिएशन बन जाएंगे। बेटी लाइन पढ़ दें। अनलिमिटेड हो सकते हैं उसमें, इसलिए तो ए फर्ग्यूसन के पता नहीं कितने पार्टनर्स हैं। कब लिखा? मे एक्सीड 20 मैक्सिमम है ना जी, प्लीज। If the number of partners exceeds the maximum number allowed, then such partnership firm becomes an illegal association। यानी आप प्रोविजन अगर तोड़ते हैं और लिमिट से आगे चले जाते हैं तो आप इलीगल एसोसिएशन कहलाएंगे। जी, एग्जांपल 2, 3 जल्दी पढ़िए। जी जी प्लीज। थर्ड सर, वो देख पड़ा था कि जो क्या नाम है माइनर है वो कमेटी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एग्रीकॉर्ड जॉइंटली है, नहीं वो एडमिट हो सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नहीं आएगा, लेकिन वो शेयर में तो प्रॉफिट ले सकता है ना। प्रॉफिट लेगा, क्यों नहीं लेगा? नहीं, शेयर लॉस में ले सकता हूं। लॉस नहीं ले, नहीं लॉस का ट्रांजैक्शनल लॉस तो उसको जाएगा, ट्रांजैक्शनल लॉस तो जाएगा। जितना वो शेयर एंजॉय करे उसको ट्रांजैक्शनल लॉस जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती थर्ड पार्टी की तरफ। हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। जी प्लीज। डन? 2, 3 एग्जाम्पल 2, 3 डन? यार जल्दी जल्दी पढ़ो, ऐसा तो ना करो। सेकंड एग्जांपल के अंदर ना इसमें बताया कि सच ऑफ सर को क्या नंबर्स नहीं बताए, तो उनको नंबर्स निकालो। 28 क्लास फेलोज। तो उनको आगे जितने जो है वो मैक्सिमम सीट्स 20 या ये तो 28 है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं इलीगल एसोसिएशन है। इलीगल एसोसिएशन है ना बेटे, 28 मेंबर हो गए हैं देखो। जी, लेकिन इसमें ये पॉइंट रहेगा ना, मेरा सवाल ये है कि कंपनीज एक्ट के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। ये भी पॉइंट और 28 क्लास फेलोज बेटा हम कंपनीज लॉ में नहीं जा रहे, हम इसी लॉ में रह के हम बस ये कह रहे हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है, उस लिमिट से आगे नहीं जाना, बात खत्म। जी प्लीज। एग्रीमेंट आगे आई जी, एग्रीमेंट A जी partnership is the contractual agreement between the partners. This agreement may be expressed whether written जी or oral जी। or implied. तो ये बातें तो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी प्लीज आगे। The written agreement is known as partnership deed. इम्प्लाइड बहुत डिफिकल्ट काम है कि बिहेवियर से जज करना, लेकिन एक खूबसूरत एग्जांपल आगे, खूबसूरत कह रहा था, खूबसूरत एग्जांपल आगे आएगी इम्प्लाइड की, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा प्लीज, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो चूंकि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है
इसलिए पार्टनरशिप भी रिटर्न भी हो सकती है, ऑरल भी। हाँ, प्रॉब्लम ये आएगी कि ऑरल पार्टनरशिप या वर्बल पार्टनरशिप में बातें प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है, जब केस फाइल होगा, लेकिन रिटर्न इसलिए प्रेफर की जाती है। जी प्लीज डन। The written agreement is known as partnership. ये जहां सब कुछ लिखा जाता है उसे डीड कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। सबसे मुश्किल काम पार्टनरशिप को फॉर्मेशन है ना 1932 में, तो वो डीड राइटिंग है, ठीक है। डीड राइटिंग क्या है कि आपने लिखना है कि कोई पार्टनर आएगा तो कैसे इंसर्ट हो सकता है, एडमिशन कैसे होगा, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है जा रहा है तो कैसे होगा, डिसोल्यूशन कैसे होगी, हमारी आपस की राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होंगे, एक पार्टनर के दूसरे पार्टनर पे क्या राइट्स हैं, एक पार्टनर की ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी पावर्स के ऊपर, अथॉरिटीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, कौन एक्टिव है, कौन स्लीपिंग है, कौन साइलेंट है, ये सारी टर्म्स। देखो जितना अच्छा आपका ये डीड डिफाइंड होगी ना, आप समझ लें आपकी पार्टनरशिप उतनी अच्छी चलती है। जितने एग्जिट एंट्री और एग्जिट क्लॉज क्लियरली डिफाइंड होते हैं उतनी अच्छी पार्टनरशिप होती है। वरना चौथे देखो पार्टनरशिप टूटती क्यों है, मेरा ख्याल ये है कि इस हमारे कल्चर के अंदर दो वजह से पार्टनरशिप ब्रेक होती है। नंबर वन, या तो बहुत अच्छी चल रही हो यानी पैसा बड़ा आ रहा हो, या बहुत बुरी चल रही हो। वो कहते हैं ना कभी अच्छी कभी बुरी चल रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पार्टनर यूजुअली लगे रहते हैं, ठीक है। सो जितनी अच्छे तरीके से एंट्री और एग्जिट क्लॉज डिफाइन होगी, यानी यूं कहूं जितनी अच्छी पार्टनरशिप डीड लिखी होगी उतना अच्छा आपका एग्रीमेंट चलता है फिर साथ, क्योंकि लोगों को पता होता है कि अगर वो मिडल में छोड़ के गए तो उनका क्या हाल होगा, गुडविल का शेयर कैसे मिलेगा, गुडविल की कैलकुलेशंस कैसे होगी। क्योंकि जब बिजनेस शुरू किया था तो स्क्रैच से शुरू किया था, लेकिन अगर आज बिजनेस की किसी स्टेज के ऊपर हैं और बिजनेस की गुडविल, बिजनेस की रेपुटेशन में आपका भी रोल है, तो मैं जाते हुए चाहूंगा कि गुडविल का कुछ हिस्सा मुझे भी मिले जाते हुए। मेरी बात समझ। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यहां तक स्पेसिफाइड होता है आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। सबसे टेक्निकल यही होती है डीड लिखना। अब एक और चीज बता दूं, डीड है मतलब रूल्स जो आप आपस में तय कर रहे हो, जो मियां बीवी तय कर रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है, यानी स्पेशल प्रोविजंस। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर आपने डीड मेंशन ना की, आपने डीड खुद ना लिखी, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट इस तरह लिख देता हूं, पीए लिख देता हूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एक एनेक्सर गिवन है, बिल्ट इन एनेक्सर गिवन है, मींस सपोर्टिंग एनेक्सर। इसमें क्या है, इसमें पार्टनरशिप डीड लिखी लिखाई पड़ी है, लिखी लिखाई पड़ी है, जर्नल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप। आपकी मर्जी है, आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हो तो डीड लिख लो। अगर आपने डीड ना लिखी और एज इट इज पार्टनरशिप रजिस्टर करा ली, तो जो डीड इस एनेक्सर में गिवन है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। इसमें तमाम रूल्स लिखे हुए हैं। जिसमें मैं एक आसान सी बात बता देता हूं, इसमें एक रूल लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी तमाम पार्टनर्स के दरमियान। इसका मतलब अगर आपने आपस में तय ना की तो फिर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है XYZ के दरमियान। अगर आप चाहते हो कि वाकई तय कर लो चीजें तो फिर डीड लिखो। सो मैं समझाना ही चाह रहा हूं, स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर द जनरल प्रोविजन, लेकिन अगर आपके पास स्पेशल प्रोविजन ना हुई तो जनरल प्रोविजन विल प्रिवेल। केस का फैसला फिर एनेक्सर के मुताबिक हो रहा होगा, डीड के मुताबिक। डीड तो है ही नहीं। मेरी बात समझ आइए यहां तक? पढ़िए जी प्लीज बेटी। In Pakistan, partnership arises from contract and not from status such as joint family business. आपने ज्वाइंट फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, डजंट मीन कि आप पार्टनर बन गए हो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनर बनोगे, एग्रीमेंट से। जी बेटे। Or fraction of अगर देखो मेरी बात सुनो, एक ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है पार्टनर्स का, फैमिली का, बड़ों का, ठीक है। आप अगर उनमें ज्वाइन करते हो तो आप एज अ पार्टनर ज्वाइन नहीं कर रहे, आप फील लाइक अ पार्टनर करते हो क्योंकि किसी पार्टनर की औलाद हो, उनका सपूत हो, ठीक है, चले जाओगे, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन इनफैक्ट अगर लीगैलिटी में देखोगे तो आप पार्टनर नहीं हो जब तक दोबारा से पार्टनरशिप डीड रिवाइज नहीं होती और आपको एडमिट नहीं कर लिया जाता एज अ पार्टनर। बात समझ आई? यानी फर्म, देखो ना, आप आ गए हो बिजनेस में, लेकिन आपके एक्शन की वजह से फर्म बाउंड नहीं हो रही। सपोज आपके सारे बड़े जो हैं वो वकील हैं, आप भी वकालत करके आए हो, नहीं, क्या आपको फॉरेन पार्टनर बनाना? नहीं, आपको काम पे रख लिया, आ जाओ, ठीक है। लेकिन आपके एक्शन की वजह से फर्म बाउंड नहीं हो रही, तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। आपको बेशक प्रिविलेज वही मिल रहा है, आप आते हो, सलाम मिले, सलामें ठोकी जा रही हैं आपको क्योंकि आप सपूत हो उनके। बात समझ आ रही है? सो पार्टनर नहीं हो आप। क्या बेटे दोबारा? पार्टनर नहीं हो सकता।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव का पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबल होता है, इस तरीके से कब होता है? वो तो मैंने एक क्या समझाया हुआ है, देखो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब बाउंड होता है कि भाई पेरेंट जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है उसमें से वो हिस्सेदार है, और मैंने कहा था टेक्निकली वो सेटलमेंट होके कुछ बचता है तो वापस मिलता है इनहेरिटेंस में, तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बाउंड हो रहा है उनसे पहले? जब तक वो पार्टनरशिप को ऑप्ट नहीं कर रहा तो वो उस बिजनेस की लायबिलिटीज के लिए कैसे जिम्मेदार है? नहीं जिम्मेदार। नहीं बेटा क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन, या मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन? हो गया, चलो प्लीज। Operation of law, inheritance or succession. जी इनहेरिटेंस में भी अगर बिजनेस मिल रहा है तो आप पार्टनर नहीं बन रहे हो, ये भाई याद रखना। हो सकता है फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पेरेंट्स मतलब से फादर में निकल जाएं दुनिया से, अब वो पार्टनर थे कहीं पे, तो उनका जो प्रॉफिट का शेयर है वो अगर आपको मिलना शुरू हो गया है उनकी औलाद को, तो समझ लें कि वो पार्टनर नहीं है, ठीक है? वो हम इसको आगे जाके पढ़ रहे होंगे कि इसे सब पार्टनर का नाम दिया जाता है, लेकिन ये पार्टनर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है जी प्लीज। तो मिलेगा लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बाकी पार्टनर एग्री है कि हाँ यार ठीक है ये लगा गया तो इसके बच्चे को दे देते हैं, लेकिन तब भी वो बच्चा पार्टनर नहीं बन रहा, वो बच्चा पार्टनर, उसे राइट दिया जा रहा है पार्टनरशिप राइट, लेकिन वो बच्चा पार्टनर नहीं कहलाएगा। पार्टनर का मतलब ये है कि उसके एक्शन की वजह से फर्म बाउंड हो रही है या फर्म के एक्शन की वजह से वो बाउंड हो रहा है। क्लियर जी प्लीज। क्या चीज? सब पार्टनर की प्रॉपर्ली क्लॉज पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह तब समझाऊंगा, ठीक है? उसे सब पार्टनर कहा जाता है, ठीक है? Partnership deed usually set out the following: firm name, place of principal, place of the business of firm, names of any other places where the firm carries on business, the date when each partner joined the firm, number of partners, names in full and permanent addresses of partners, duration of partnership in any, जी purpose of partnership, rights and duties of partners, amount of capital that each partner should put into the business and keep in the business until the partner retires or the partnership is dissolved. जी यहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ समझाने वाली बात नहीं है, समझ आ गया है? जी प्लीज अगली बात पढ़िए। In Pakistan, if the partnership agreement does not specify what the rights or duties of partners should be in particular circumstances, the rules set out in the Partnership Act 1932 are assume to apply means जनरल प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगी ओवर दी स्पेशल। आपने स्पेशल को डिजाइन ही नहीं की हुई तो फिर जनरल प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगी। जी बेटे आगे। These are the default rules in the absence of anything else. तो इन्हें क्या कह रहे हैं? डिफॉल्ट रूल्स। इनको क्या कहा जा रहा है? डिफॉल्ट रूल्स। क्लियर? This means that if a partnership exists but does not have a written agreement, it will be assumed unless there is evidence to suggest otherwise that the rules of partnership agreement are those contained in the partnership. तो फिर हमारे वही रूल्स हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड हैं, यानी जनरल प्रोविजन विल प्रिवेल इन दैट केस। इज दैट क्लियर? चलें एग्जाम्पल 4 और 5 पढ़ें प्लीज। एग्जाम्पल 4, 5। पार्टनरशिप डीड जो है अगर वो डिसाइड कर लेते हैं तो उनके बीच में क्या कहते हैं सेटलमेंट्स, इसका मतलब सारी सेटलमेंट्स हो चुकी है। जितनी अच्छी डीड डिफाइंड है उतनी अच्छी टर्म्स डिफाइंड है। और इसी के पैसे लेती है फर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डीड लिखने के अगर चार्जेस कहूँ फर्म के चार्जेस, तो फर्म 20-25,000 उस जमाने में चार्ज करती थी डीड राइट डाउन करने के। और करनी कैसे होती थी यार? वो फलां की डीड निकाल ला कॉपी पेस्ट करके, ऐसे ही करते हैं और क्या करते हैं, प्रायर वर्क किया होता है, ठीक है? चलो आजकल मुझे नहीं पता, मैं फर्म में नहीं हूँ, उस वक्त का रेट बता रहा हूँ। जी प्लीज, जी प्लीज कैरी ऑन बिजनेस। जी जी पढ़ें प्लीज, थोड़ा सा एक्टिव रहें और एग्जाम्पल साथ साथ जल्दी जल्दी पढ़नी है, ठीक है? जी बेटे। एग्जांपल नंबर 5 में वो कह रहा है कि इक्वली शेयर कर रहे हैं, अगर वो मतलब 40 और 60 शेयर कर रहे हैं और फिर उनमें डिस्प्यूट आ गया और तो फैसला 40-60 में था 40। लेकिन उन्होंने कोई मतलब लिखा नहीं हुआ कोई रिटर्न। इम्प्लाइड, अगर देखो बिजनेस 3 सालों से चल रहा है और 3 सालों से, बल्कि मैं 3 साल छोड़ो, मैं 6 महीने से चल रहा है और आप 6 महीने से कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन आप 40-60 शेयर करते जा रहे हो, 40 मुझे मिल रहा है, 60 आपको मिल रहा है, तो समझ लो ये इम्प्लाइड बिहेवियर पिछले 6 महीने का प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपका और मेरा एग्रीमेंट जो वर्बल हुआ है या इम्प्लाइड हुआ है वो 40-60 का है। अब फैसला 40-60 के मुताबिक होगा। यही इम्प्लाइड की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है बात? जी प्लीज। नहीं, जो इम्प्लाइड बिहेवियर है फैसला फिर उसके मुताबिक होगा।
Although there is no express agreement between them, but Arsalan regularly buy old furniture and repair it. मैंने इसकी अच्छी एग्जांपल ये दी है कि बेटा देखो, अगर 40-60 का हमारा एक शेयरिंग रेशो था, हमने कुछ लिखा नहीं है, ना रिटर्न है ना ऑरल है, लेकिन बिहेवियर कुछ ऐसा है कि जब से प्रॉफिट आ रहा है पिछले 6 महीने से, मैं और ये पार्टनर जो है, मैं 40% शेयर लेता हूँ और 60% इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। पिछले 6 महीने की हिस्ट्री हमें प्रेडिक्ट कर रही है कि हमारा इम्प्लाइड, हमारा बिहेवियर हमें ये शो कर रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, 40-60। आज अगर केस फाइल होता है तो 40-60 में ही फैसला होने वाला है। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रिटर्न लिखा हो कि 40% मेरा और 60% इसका। जी बेटे, 1 मंथ में भी ऐसे ही होगा, अगर 1 मंथ पे पर हिस्ट्री वैसे 6 मंथ्स को प्रेडिक्ट करती है, 1 मंथ पे हिस्ट्री नहीं होती। वो फिर अगर वो होता है लास्ट टाइम तुझे एम छोड़ दिया, चल लास्ट टाइम मैं तेरा लिहाज किया है, इस बार तूने फिर वही हरकत कर दी है, ठीक है, तो वो ये हो सकता है। जी प्लीज आ गया ये कैरिंग ऑन अ बिजनेस। जी बेटी, To constitute a partnership, the parties must have agreed to carry on a business where there is no business to be done. There can be no question of partnership. तो इसका मतलब ये भी एसेंशियल एलिमेंट है, अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। जी, Business here include any lawful trade, occupation and profession. An agreement to carry on business at a future time does not result in partnership unless that time arrives and the business is commenced. जी, जब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, जिसमें एग्रीमेंट भी हो गया, बेटे ने पूछा था, तो जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता, लॉ की नजर में पार्टनरशिप बिल्ट नहीं हुई है। जी, If the purpose is to carry on some charitable work, it will not be. एंड वंस अगेन कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन हमारी नज़र में पार्टनरशिप नहीं होती, वो एसोसिएशन तो हो सकती हैं, पार्टनरशिप नहीं होती। जी, एग्जाम्पल 6। आसान आसान सी बातें हैं। और इसमें भी वो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं, इस एग्जाम्पल में भी लगाएंगे म्यूचुअल एजेंसी वगैरह। सब कुछ वो देखो, एग्जाम्पल में वो समझा एक एलिमेंट रहा है, लेकिन याद रखें जब भी कलेक्टिव टेस्ट आखिर में एक एग्जाम्पल आएगी फुल फ्लेज, तो उसमें देखना सारे एलिमेंट्स अप्लाई होते नजर आएंगे। अभी चूंकि वो एक एलिमेंट पे फोकस कर रहा है तो आपको एक ही समझा रहा है, बाकी को नहीं समझा रहा है। बेटे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं। समझ नहीं रहे आप बात। देखो, जिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हो ना, एग्जाम्पल उससे रेलिवेंट बिल्ड की गई है, बाकी एलिमेंट्स को इग्नोर करके, ठीक है, कंसिडरिंग दैट बाकी एलिमेंट पूरे हो रहे हैं। बात समझ आई? जी समझ नहीं आई, मैं पढ़ा देता हूँ। एग्जाम्पल है जी 6, गफार एंड जबार परचेज्ड अ शॉप, इनकर एडिशनल। अच्छा, को ओनर की एग्जाम्पल दी हुई है उसने, ये प्लीज होल्ड कर लो, आगे भी कॉन्सेप्ट, अगले पेज पे कॉन्सेप्ट आपको को ओनर का नजर आ रहा है, मैं उस पर समझाता हूँ, फिर प्लीज वेट कर लो। उसने एक्चुअली आपको समझाने ये पार्टनरशिप नहीं है, ये को ओनरशिप है। को ओनरशिप अभी थोड़ी देर बाद हमने डिस्कस करना है, प्लीज होल्ड कर लो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, The next essential element of partnership is that there must be an objective to make profit. हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना हो। The partners may agree to share profit in any manner they like. जिस तरीके से भी शेयरिंग करना चाहें, रेशो शेयर करना चाहें, वो कर सकते हैं। The sharing of profit is a प्राइमा फेशी मींस बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन, बज़ाहरन वैसे जिस तरह अगर कहूं तो बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन, प्राइमा फेशी। ये टेक्निकल जार्गन है लॉ का। प्राइमा फेशी मींस बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। जी, not a conclusive evidence of the partnership. कहता है देखने में ऐसे ही लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में कि लो जी प्रॉफिट शेयर हो रहा है, मतलब ये पार्टनरशिप है, लेकिन उसने कहा एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, लेकिन ये हतमी नतीजा नहीं है, हमें बाकी एलिमेंट्स देखने होंगे कि क्या म्यूचुअल एजेंसी है, क्या बिजनेस हो रहा है, बात समझ आ रही है, क्या एग्रीमेंट है इन लोगों के दरमियान। जी, Partners may share it equally or in any other proportion. प्रॉफिट इक्वल शेयर करना चाहें या किसी और प्रोपोर्शन में। Further, it is not necessary that the partners should agree to share losses. ये भी जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो लॉस भी शेयर करेगा, मे बी लॉस शेयर ना करे वो। जी, It must be noted that even though a partner may not share in the losses of business, yet तो वो ट्रांजैक्शनल लॉसेस शेयर नहीं करेगा, his liability toward outsiders shall be unknown. लेकिन जब बात आएगी फर्म की डिसोल्यूशन की, तो एक पार्टनर है, सपोज वही जज जो सुप्रीम कोर्ट का आया और उसने कहा मैं लॉस नहीं लूंगा, वो पार्टनर बन गया, लॉसेस शेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक टाइम आया जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई, वही सिनेरियो के पेश आ गया एसेट और लायबिलिटीज का, तो तब वो लायबल होगा, इवन वो ट्रांजैक्शनल लॉसेस नहीं लेता। लेकिन थर्ड पार्टी की नजर में देखो, गौर करो, अगर सिनेरियो ऐसा कुछ क्रिएट हो गया कि एसेट्स हैं, फर्म डिसॉल्व होने पे आ गई है, एसेट्स हैं 1000 मिलियन के और लायबिलिटीज हैं 1500 मिलियन की सपोज, तो ये जो 500 मिलियन का डेफिसिट है ये किसने पूरा करना है? पार्टनर्स ने।
से तीनों पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जी और एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, ले जी मुझे ही बना दें, सलमान साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सो सलमान साहब ट्रांजैक्शनल लॉसेस शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बात आएगी लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी तो लॉ ने क्या करना है, थर्ड पार्टी को प्रिविलेज देनी है। उसने कहना है आपस के मामले बाद में तय करते रहना घर जाके, लायबिलिटी अमंग देमसेल्व्स, लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स, आपस में बाद में तय करना। थर्ड पार्टी के लिए ये चारों क्या हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं। इनके पर्सनल एसेट्स बिकेंगे टू पे द बैलेंस ऑफ 500 मिलियन। हाँ वो बात की बात है, जब पे करके घर आ जाएंगे तो एक्स वाई जी और सलमान साहब बैठेंगे और सलमान साहब कहेंगे तुम्हें मैंने कहा था लॉसेस में मैंने शेयर नहीं करना, लाओ पैसे वापस। बात समझ पा रहे हो मेरी? एलएलपी वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हाँ जी बताइए। नहीं उसमें वो कंपनी है, उसमें वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंपनी है, पल्ले से 1 रुपया नहीं जाना, ये डेफिसिट का 1 रुपया नहीं जाना, नहीं जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया बस खत्म। यही तो फायदा, यही तो प्रिविलेज दिया है इस न्यू एक्ट। एक्टिव पार्टनर क्या नहीं, वो भी उस हद तक जिस हद तक कैपिटल इन्वेस्टेड है बस, जस्ट लाइक अ कंपनी। सर इंक्लूडिंग सलमान, इससे भी वो फिर आपको मेरी बात समझ आई? मैंने 1 मिनट बस बेटे, मैंने 2 तरह की लायबिलिटी समझाने की कोशिश किया, लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स या देमसेल्व्स। तो भाई थर्ड पार्टी के लिए तो ये लायबल हो जाएगा सलमान, बेशक ये ट्रांजैक्शनल लॉस शेयर नहीं कर रहा, लेकिन लायबिलिटी क्या है थर्ड पार्टी के सामने, अनलिमिटेड। तो चारों पे करेंगे, लेकिन जब बाद में घर आके बैठेंगे आपस में सेटलमेंट की बात आएगी तो फिर वही एग्रीमेंट सामने आ जाएगा कि जज साहब लायबल नहीं है। अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी बेटे? उससे फिर सलमान जो है वो एक्सक्लूसिव से किसी से भी अपना शेयर ले लेगा। हाँ असूलन हो सकता है XYZ ही पे कर दे, सलमान कुछ भी पे ना करे, लेकिन लॉ की नजर में अगर वो थर्ड पार्टी केस फाइल करना चाहेगी तो किन के खिलाफ फाइल कर सकती है, ज्वाइंटली भी और सेवरली। वो चाहेगी एक्स के खिलाफ फाइल कर ले, वाई के खिलाफ, जी के खिलाफ, सलमान के खिलाफ, या सबके खिलाफ ज्वाइंटली फाइल कर सकती है। ये राइट दे रहा है लॉ थर्ड पार्टी को ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। क्या हो? लिमिटेड पार्टनर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, 1932 के अंदर नहीं हो सकता, 2017 में सबकी लिमिटेड है। क्या? हाँ वो वहाँ पे गलत लिखी हुई है, क्योंकि I2B मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई है, वहाँ पे सही नहीं लिखी हुई चीज़ें, और मैंने ये बात मेंशन की थी क्लास में। हाँ ओके ठीक है, तुम्हें पास कर दिया, लिखा जो गलत हुआ वहाँ पे, क्योंकि मैंने पढ़ाई है इसलिए मुझे याद है। बिल्कुल मुझे समझ आती है, वो गलत लिखी हुई है वहाँ पे, मैंने वहाँ पे भी सही पढ़ाई थी। मैं हमेशा देखो I2B की बुक में बेतहाशा गलतियाँ थी, इवन के फाइनेंस के चैप्टर में बेतहाशा गलतियाँ थी, ठीक है, और मैं हमेशा ये कहता था गलत है ये असल है, ये पढ़ लो, जो बुक में है वही आना है। सो यस बुक में बहुत अमेंडमेंट्स की जरूरत है वहाँ पे, टेक्निकली ये ठीक बात है, टेक्निकली मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहली बार आई है ना सर, वो भूल जाए वो गलत है, वाकई गलत है, आप गलत समझ, वो आपकी मर्जी है। आपने वहाँ पे लीज पढ़ा है, आपने वहाँ पे लीज पढ़ा है, वो लीज खत्म हो चुका है, वो लीज खत्म हो चुका है, FAR 2 में जाके देख लेना, नहीं यकीन आता तो देखो लीज पढ़ा ना आपने, वो जीबो गरीब सा MLP और पता नहीं क्या क्या, वो खत्म हो चुका है। हाँ जाके खुशी से FAR 2 में पढ़ लेना। सो इसका मतलब आप तो मानते हो है गलत है वो, चलो मैं क्यों बोलूँ, मेरा दिमाग खराब है। ओ बच्चे कोई नहीं, पढ़ाने वाला गलत पढ़ा रहा है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा चलो जी एग्जाम्पल 7, अच्छा हो गया ना? हाँ एग्जाम्पल 7 पढ़िए प्लीज जी जल्दी से। जी बेटे एग्जाम्पल पढ़िए, बातें मत कीजिए आपस में। इन ल्यू ऑफ की बजाय, की जगह पे, इंस्टेड ऑफ, ये मतलब है इसका।
एग्जाम्पल 7, 8 प्लीज। सर ये शेयरिंग रेवेन्यूज एंड नॉट प्रॉफिट ठीक है। किधर बेटे? 8 एग्जांपल। अच्छा ठीक है, ये वंस अगेन को ओनरशिप की है। 8 पे होल्ड के लीजिए, मैं को ओनरशिप पहले बता देता हूँ, फिर 8 पढ़ लीजिएगा। 7 तो डिटेल्ड है यार, बड़ी आसान है। 7 में तो हर तरह की अपनी मर्जी की टर्म्स वो लिखता जा रहा है और आखिर में आगे कहता है कि जो भी हमने लिखा है भाई वो एग्रीमेंट है हमारा और वो एक वैलिड एग्रीमेंट है। कुछ भी लिख सकते हो यार, कुछ भी तय कर सकते हो जी। डन, 7 डन। 8 रोक लीजिएगा। 8 वंस अगेन को ओनरशिप की है, तो को ओनरशिप एक्सप्लेन कर ही देता हूं इससे पहले। चले बल्कि म्यूचुअल एजेंसी पढ़ ले, फिर को ओनरशिप आ ही जाना है। म्यूचुअल एजेंसी बेटी, सबने 7 पढ़ ली है, कोई इंटरप्रिटेशन इशू? चलें प्लीज बेटी। There must exist a mutual agency relationship among partners. Mutual agency relationship means that each partner is both an agent and a principal. Each partner is an agent in the sense that he has the capacity to bind other partners by his acts. जी, एजेंट के पास पावर होती है कि वो प्रिंसिपल को बाउंड कर देता है थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में। जी प्लीज। Each partner is principal in the sense that he is bound by the acts of other partners. Falling to important. सो इसका मतलब एक पर्सन, एक पार्टनर दो तरह के रोल प्ले कर रहा है। जब वो ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा होता है, एक्ट कर रहा है एज एन एक्टिव पार्टनर, तो वो एजेंट है, बाकी सारे प्रिंसिपल। और जब कोई और एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है तो वो क्या है? प्रिंसिपल। सो दो रोल प्ले कर रहा है, ड्यूअल रोल है जी। A partnership does not have a legal personality, unlike a company. It is not जी, legal लीगल personality. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए तमाम एसेट, तमाम लायबिलिटीज फर्म के नाम पे नहीं बल्कि पार्टनर्स के नाम पे होती हैं जी। A third party entering into a business transaction with a partnership does not have a contractual agreement with a partnership. The contractual agreement is between the third party and all. एंड ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, एज इंडिविजुअल। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है हमेशा पार्टनर्स के दरमियान, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का नेम इस्तेमाल नहीं किया जाता जी। Partners in a partnership do not have limited liability and are personally liable for any liabilities of the partnership business that the partnership cannot pay. जी, द पार्टनर्स इन अ डू नॉट हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब क्या होंगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। एंड आर पर्सनली लायबल फॉर एनी लायबिलिटी, और बिजनेस की किसी भी लायबिलिटी के लिए वो पर्सनली जिम्मेदार होंगे, यानी उनके पर्सनल एसेट बिकेंगे टू पे ऑफ द फर्म्स डेट। इज डेट क्लियर जी? एग्जाम्पल 9 पढ़िए जी। पार्टनर्स के नाम में भी बिकेंगे। जी जी जी, जो पार्टनर्स के नाम है उसमें भी जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं वो सारे उन्होंने अपने बच्चों के नाम किए हैं, वैसे क्या भी चीज़? बिकेंगे। एसेट? हाँ, वो नहीं बिकेंगे। तो आप बेहतर अपनी औलाद के नाम पे रख लें प्रॉपर्टी। तो आप आसान काम ना करें, आप आसान काम ये करें, आप अपनी पार्टनरशिप को लिमिटेड बना लें। क्यों आप अनलिमिटेड में बिहेव करें जब आपके पास लिमिटेड की ऑप्शन मौजूद है? लेकिन समझाने वाले शहजादे हैं ना। आज भी लॉयर, देखो लॉयर को पता है कि ज्यादा पैसे डीड लिखने में मिलने हैं, ठीक है। फर्म को पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को पता है ज्यादा पैसे डीड लिखने में मिलने हैं, और क्लाइंट को डराने का मौका भी डीड में ही आना है। उसे कहेंगे ये देख तेरे लिए डीड लिखी है, और वो भी बड़े गौर से देख के 4, 5, 10 सफ़ों को देख के कहते हैं वाओ। हालांकि वो कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है, एक दफ़ा बना ली हुई है, वो सारी कॉपी पेस्ट चल रही है, एडिटिंग चल रही है। सो क्लाइंट को डराने के लिए जब डराने वाले ने पैसे बनाने हैं तो वो फिर आपको किस तरफ लीड करेगा? जिस तरफ वो चाहेगा। तो वो आज भी लोगों को, बिजनेसेस को 1932 की तरफ लीड करते हैं, 2017 की तरफ लीड नहीं करते। चलो प्लीज पढ़ो 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 आगे। एग्जाम्पल 9 पढ़िए। एग्जांपल 9 पढ़नी है बेटा, 8 किसने कहा? को ओनरशिप पढ़ाने लगा इसके बाद। नाइन्थ एग्जाम्पल पढ़नी है जी। जी थर्ड पार्टी में जो दाऊद है उसके सामने अली जो है वो एजेंट किस तरह होगा, और बाकी जो बिलाल और जो है वो चांद, उसके सामने अली पार्टी वो है एजेंट है, और दूसरे बेटा जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो फर्म के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहा है विद अ थर्ड पार्टी, वो राइट नाउ एजेंट है बाकियों के लिए। Sir, ये the option also sue Ali, Bilal and Chandni. देखो क्या मतलब, किधर लिखा हुआ जी? प्लीज मुझे लाइन बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है? दाऊद कैन आल्सो स्यू। अच्छा, अली, बिलाल एंड चांद तीनों पार्टनर है ना, ठीक है। तो क्या बेटा तीनों फंसेंगे नहीं? पार्टनर है। देखो एक मैंने भी कहा ड्यूअल रोल है, एक पर्सन एजेंट भी है और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी है।
जब थर्ड पार्टी आप पे केस फाइल करने आएगी तो तमाम पार्टनर्स के ऊपर जॉइंटली भी फाइल कर सकती है और सेपरेटली भी फाइल कर सकती है। तो आप एक ही टाइम पे एजेंट भी हैं और जब लायबिलिटी की बात आती है तो पार्टनर भी हैं। बेटे जी, और समझ आइए या कंफ्यूज हो गए? एग्जांपल में मैं पढ़ा दूं। देखो, अली, बिलाल एंड चांद ये 3 पार्टनर्स हैं। इनमें से जो थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करेगा वो एजेंट है, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए और थर्ड पार्टी केस करना चाहे तो वो इन तीनों के खिलाफ फाइल कर सकती है, जॉइंटली भी और सेपरेटली भी, जिसे सेवरली कहते हैं आप लोग। क्लियर? चलो, नोट अ पार्टनरशिप। लें जी, अब को ओनरशिप की बात आने लगी है जो बड़ी देर से 2 एग्जाम्पल स्पेंड की हुई हैं। बेटा देखो, मैंने जिस तरह कहा पहले भी कि आप लोगों को अगर देखना है कि क्या आया एक बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस है कि नहीं है, तो तमाम एलिमेंट्स को कोलेक्टिवली देखोगे। ऐसा ही है कि वो बिजनेस होना चाहिए, उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए और प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए। यही एलिमेंट्स थे। लेकिन अगर इसके बरक्स कुछ ऐसा चल रहा है कि 2 दोस्तों ने तय किया कि ठीक है यार, हम एक रेंटल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं, रेंट आया करेगा, दोनों डिवाइड कर लिया करेंगे। अब यहां पे अगर क्या लगता है आपको, हम 2 दोस्तों ने बिजनेस करने की कोशिश की, सारे एलिमेंट्स देखो, क्या ये बिजनेस है? थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ये एक रेंटल बिजनेस है जो 2 दोस्तों ने मिलकर किया, लेकिन क्या हम 2 दोस्तों में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? नो। क्या हमारे दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट है, रिटर्न ऑल और इम्प्लाइड? नो। हम तो सिर्फ रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, जो भी आता है, एक इन्वेस्टमेंट की है और रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं। तो रेवेन्यू शेयर में हम को ओनर्स तो हो सकते हैं, हम एक प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स तो हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होने वाला कि हम पार्टनर्स बन जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? हम पार्टनर नहीं हो सकते, हम एक दूसरे की वजह से बाउंड नहीं हो सकते। और अगर हम को ओनर्स हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जॉइंट प्रोमिसर होते थे कि ठीक है, जब लायबिलिटी की बारी आएगी तो हम दोनों पे कर रहे होंगे, लेकिन हम पार्टनर्स नहीं है। मेरे एक्शन की वजह से ये बाउंड नहीं होगा और इसके एक्शन की वजह से मैं बाउंड नहीं हूं। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब कोलेक्टिवली देखना पड़ेगा तमाम एलिमेंट्स को कि आया ये पार्टनरशिप है या को ओनरशिप है। को ओनर्स में आपको एलिमेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो मिसिंग मिलेगा वो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, एग्जिस्ट नहीं करता होगा। क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे कि सर ये रेंटल बिजनेस भी तो हो सकता है। तो जी बिल्कुल हो सकता है, बाकी एलिमेंट्स इंश्योर कर लो। अगर बाकी एलिमेंट्स भी आपके इंश्योर होते हैं तो मैं मान लेता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं आप सिर्फ रेवेन्यू शेयर कर लेते हो, देखो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है रेवेन्यू देन लेस खर्चे किए, फिर कोई प्रॉफिट ड्राइव हुआ और वो हमने शेयर किया। एक है कि खाली ग्रॉस रेवेन्यू आए और साथ ही हम दोनों डिवाइड कर लें। उसने रेंट पे किया 50,000, 25-25 डिवाइड। जब खर्चे होंगे तो देख लेंगे, कोई ना कोई खर्चा मिलके कर लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? सो ये को ओनरशिप हो सकती है, ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती अगर बाकी एलिमेंट मिसिंग है। इज दैट क्लियर? अब पढ़िए। रेंटा, मैंने कहा रेंटल बिजनेस हो सकता है, ठीक है मैं मान लेता हूं। बाकी चीजें देखो, अगर बाकी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं तो रेंट ए कार का भी पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब अगर मैं यूं भी कहना चाह रहा हूं, देखो इसी एग्जांपल के अंदर ये जो रेंटल बिजनेस है, हो सकता है मैं और ये बिजनेस ही यही करते हो, हम 2 पार्टनर्स हों और हमारा काम ही यही हो कि हम प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं, उनको रेंट आउट करते हैं और उनसे रेंटल इनकम आती है, और हमारा बिजनेस का मॉडल ही यही है। और अब इस केस में फिर ये और मैं म्यूचुअल एजेंसी भी रखते होंगे, एग्रीमेंट भी होगा हमारे दरमियान, हम प्रॉफिट भी शेयर करते होंगे। बात समझ आ रही है? ग्रॉस क्यों हो गया बेटा? खर्चा नहीं होगा, मेरे एम्प्लॉयज नहीं होंगे, मेरा सारा खर्चा लेस हुआ करेगा वहां से, फिर प्रॉफिट आया करेगा और वो शेयर किया। तो बिजनेस मॉडल कोई भी हो सकता है। वही बिजनेस मॉडल को ओनरशिप भी जनरेट करके दे सकता है, वही बिजनेस मॉडल पार्टनरशिप भी जनरेट करके दे सकता है। क्या रियल एस्टेट एजेंसीज जो होती हैं, क्या ये पार्टनरशिप्स नहीं होती? होती हैं, और नहीं भी होती, को ओनर्स भी होते हैं कई दफा। सो डिपेंड करता है, आपको देखना होगा बिजनेस को केयरफुली, या उस एग्रीमेंट को या जो उस ट्रांजैक्शन को केयरफुली, कि भाई क्या ये बिजनेस ओनर्स हैं, क्या ये बिजनेस को ओनर्स हैं कि पार्टनर्स हैं। जी बेटे, ओनर्स भी तो एक म्यूचुअल एजेंट हो सकते हैं, दूसरे के जैसा बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो यहाँ पे उसने ये लिखा तो म्यूचुअल एजेंट है कि नहीं, वो जो म्यूचुअल एजेंट है, मतलब इन दोनों में से कोई एक भी किसी के साथ एग्रीमेंट में आ सकता है कि मैं अपनी शॉप से मैं अभी शॉप से क्या बोलूं? दोबारा बोलो, क्वेश्चन बोलो, आपका क्वेश्चन क्या है? 6 में जी वो क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं। 6 एग्जाम्पल, गफार एंड जबार परचेज अ शॉप
incurred additional expenses to renovate it contributing in the ratio of 50-50, जितना एक्सपेंस हुए दोनों ने 50-50 डिवाइड कर लिए, एंड देन लीज आउट द शॉप ऑन रेंट विच वॉज शेयर्ड इक्वली बाय दैम, और रेंट आउट कर दी शॉप और वहां से रेंटल इनकम आनी शुरू होगी. इट वॉन्ट बी अ पार्टनरशिप एज दे आर को ओनर एंड नेवर कैरिड आउट एनी बिजनेस. उनका ये ख्याल है कि ये बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, ये को ओनरशिप है, खाली रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है. मैंने जिस तरह कहा कि आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए जहन में रखो, आइसोलेशन में ना डिस्कस करो. बिजनेस के ऊपर इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे ना, नहीं कर पाओगे. इसको डिफरेंशिएट करो एजेंसी रिलेशनशिप के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर. वो अज्यूम करे इस एग्जांपल में कि इसमें म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है और ये बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है. ये सिर्फ इन्होंने किया कि वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, कर ली, परचेजिंग कर ली और ठीक है रेवेन्यू शेयर कर लेंगे. प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा, रेवेन्यू शेयर हो रहा है. कॉन्सेप्ट समझो. प्रॉफिट शेयर का मतलब ये है कि सेल में से तमाम एक्सपेंसेस लेस करके, जितनी भी सेल्स आ रही हैं उसमें से एक्सपेंसेस लेस होते हैं, देन प्रॉफिट बिल्टअप होगा. वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो खर्चा हुआ वो कर लिया और उसके बाद सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग शुरू कर दी. 50-50 जो भी रेवेन्यू आ रहा है. उसके ख्याल में ये बिजनेस मॉडल जो है ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, बल्कि हाँ अदर बिजनेस है, को ओनरशिप बिजनेस है. सर रेवेन्यू भी तो एक तरह से देखें प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट ही तरह है ना, जिससे देखिए रेवेन्यू कैसे रेवेन्यू प्रॉफिट है, खर्चे. रेवेन्यू जो आपने कमाया है ना, आपको जो फायदा हुआ है. देखो आप लोग वंस अगेन फंस गए हो, प्लीज आप लोग फंस गए हो रेवेन्यू और प्रॉफिट के दुनिया में. मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी एलिमेंट कौन देखेगा, बाकी एलिमेंट्स कौन देखेगा. को ओनर्स में नहीं होता, नहीं होता. को ओनर्स में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. आप लोग बार बार बिजनेस मॉडल को सामने आ रहे हो. बिजनेस, मैंने अभी समझाया, एक ही बिजनेस मॉडल को ओनरशिप भी हो सकती है और एक ही बिजनेस मॉडल आपकी पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है. यार क्यों फंस गए हो बिजनेस मॉडल के ऊपर. और दूसरा एलिमेंट जो टची एलिमेंट है जिसमें आप फंस रहे हो, वो रेवेन्यू और प्रॉफिट शेयरिंग है. कि आप को ओनर्स में रेवेन्यू शेयर कर लेते हो, प्रॉफिट शेयर नहीं करते. आ जाओ प्लीज पढ़ें. और अगर ना समझ आए ना, अगर ये बातें ना समझ आए तो सेक्शन 6 समझ लेना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि को ओनरशिप क्या होती है. अभी पढ़ते हैं, चलो. जी जरूरी नहीं कि ये उन पार्टनर्स को आपस में, देखो अब उसने, अगर अब आपकी तरफ थोड़ी तकलीफ दूर हो जाएगी हो तो उसने शुरू में लिख दिया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और रेवेन्यू, कि बेशक प्रॉफिट शेयर कर रहे हो या रेवेन्यू शेयर कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो आपस में क्या हो, पार्टनर्स हो. अब सुकून है, आराम है. चलो आगे चलो. एग्जाम्पल 10 पढ़ो. डिफरेंसेस पढ़ोगे आपके मजीद प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे. एग्जाम्पल 10 पढ़ लो एक दफा. मैंने आपको कहा सारे एलिमेंट्स गौर करो प्लीज. आप फिर एक एलिमेंट के ऊपर डिसीजन दे रहे हो बिजनेस के ऊपर. जी पढ़े डिफरेंसेस. बस तो तुझे समझ आ गई ना, बाकियों को ना समझा, बाकियों को समझ आ जानी है फिर. जी प्लीज डिफरेंसेस. जी बेटी. फॉर्मेशन जी आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू होगी, आइदर वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो. को ओनरशिप के लिए एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है. जी नेक्स्ट. हमारी बेस ही एलिमेंट की बिजनेस के ऊपर थी, बिजनेस नहीं होगा पार्टनरशिप नहीं होगी, जबकि को ओनरशिप में जी जरूरी नहीं है बिजनेस हो. जिसने एक प्रॉपर्टी रख के इन्वेस्टमेंट के लिए रख ली जाए और वहां से इनकम आनी शुरू हो जाए. अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं फिर सारी जिंदगी उसका रेंट खाते रहते हैं, तो वो बिजनेस नहीं है. इनफैक्ट वो शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, वो बिजनेस नहीं होगा. जी प्लीज. ठीक हो गया. लिमिट्स अवेलेबल हैं हमारे पास पार्टनरशिप में. को ओनर्स में कोई लिमिट नहीं है. जी ठीक है. ठीक हो गया. आगे प्लीज. जी म्यूचुअल एजेंसी में एक पार्टनर जो है वो एजेंट है. एक दूसरे के एजेंट नहीं है, एक दूसरे की वजह से बाउंड नहीं होंगे. जी जी जी. अब ये है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. बेटा देखो
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स वाई जी, एक्स का शेयर है 40%, 30% और 30%। बेटा अगर ये मिस्टर एक्स अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहे तो लॉ में वो ट्रांसफ़र से वो कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी मिस्टर सलमान को वो ये अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना चाहता है कि नेक्स्ट टाइम से एक्स वाई जी फर्म ये 40% प्रॉफिट एक्स को ना दे बल्कि सलमान को ट्रांसफ़र कर ले, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उस केस में ये ट्रांसफरर बन जाएगा और ये ट्रांसफरी बन जाएगा। इस पर्सन ने अपना राइट ट्रांसफ़र कर देना है सलमान को, लेकिन ये काम बाकियों की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस। अगर एक्स अपना शेयर किसी को डेलीगेट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता जब तक कि बाकी तमाम पार्टनर्स की रजामंदी शामिल ना हो जाए। जबकि को ओनर के केस में मैं अपना शेयर लेने की बजाय अपने किसी को भी शेयर देना चाहूँ स्ट्रेंजर को, तो मैं वो शेयर दे सकता हूँ। मुझे दूसरे पार्टनर से पूछने की ज़रूरत, दूसरे को ओनर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जी पढ़ें इसको एक दफ़ा दोबारा, डिफरेंस को जी सब पढ़ें एक दफ़ा वो। हाँ पर्सन, हाउ मेनी पर्सन्स ऑफ, इसमें कितनी लिमिट है? मतलब कोई लिमिट नहीं, को ओनरशिप में कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी लोग मिलके आपस में एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लें। आपको एक मजेदार एग्जांपल देता हूं, अगर समझ आ जाए। म्यूचुअल फंड्स का किसी ने कॉन्सेप्ट सुना हुआ है? थोड़ा सा समझ आती है। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, आप सबसे पैसा पूल करते हैं, मेरे पास पूल फंड्स आ गए, मैं उसको इन्वेस्ट करता हूं और आप सबको क्या बांट देता हूं, यूनिट्स। कि आपके पास इतने शेयर्स हैं, आपके पास इतने शेयर, आपको इतने यूनिट्स हैं, शेयर नहीं कहना चाहिए, इतने इतने यूनिट्स हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट के एवज मैंने आपको यूनिट्स दे दिए और मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूं। मैं क्या करूंगा, मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, उधर से पैसा कमाऊंगा, वो कमा के आप लोगों में डिवाइड करूंगा। बिजनेस कर रहा हूं, शेयरिंग भी कर रहा हूं, लेकिन क्या आप सब पार्टनर्स हो आपस में? सो बिजनेस मॉडल क्यों नहीं हो पार्टनर्स वैसे आपस में? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है आपके दरमियान। सो देखो बाकी एलिमेंट्स पूरे होते नजर आ रहे हैं, बिजनेस भी हो रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, थ्रू एग्रीमेंट भी आ रहे हो, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। वो बिजनेस एग्रीमेंट्स है, को ओनर्स बन रहे हो एक ही प्रॉपर्टी के, एक ही शेयर के। इस वक्त 50 ओनर बैठे हैं जिनमें मैंने यूनिट्स डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन तुम सारे आपस में पार्टनर नहीं हो, को ओनर्स हो। कुछ समझ आई रियल एग्जांपल? शुक्र है। एग्जांपल 11-12 जल्दी देखिए जरा प्लीज। जी डन। एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम 11-12 में? नो। आगे चलें। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी प्रॉफिट का शेयर ले लेना इस बात का हतमी सबूत नहीं है कि ये पार्टनरशिप है। अभी मैंने एग्जांपल शेयर की कि प्रॉफिट शेयर हो रहा है म्यूचुअल फंड में, लेकिन आप पार्टनर्स नहीं हो। तो इसी तरह वो एक लेंडर वाली एग्जांपल मैंने आपको शेयर की थी, वो भी क्या था, लेंडर क्या पार्टनर बन गया था? नहीं। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज वो शेयर करने लगा जिसमें आप एक पार्टनरशिप XYZ अपना प्रॉफिट का शेयर दे रहे होंगे किसी बंदे को, लेकिन वो बंदा पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बन जाएगा। जी प्लीज पढ़ते हैं, बेटी पढ़िए। इसको इसका प्रॉफिट रिसीव कर रहा है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सलमान इस XYZ फर्म का पार्टनर बन गया है। मतलब जो लोग बिजनेस चला रहे हैं मींस द पार्टनर्स। ठीक है, ये लाइन समझ आई है सबको? जी प्लीज एग्जांपल 13 पढ़िए जरा। जी डन। प्लीज पढ़ रहे हैं अभी हम, 2 मिनट से पढ़ लूंगा मैक्सिमम आप लोगों की। अच्छा इससे पहले तो कोई क्लास नहीं होती और कल से आपकी 11:30 ही क्लास है एग्जैक्ट? कोई नहीं। अच्छा आपको टाइमिंग का मैसेज आ जाएगा फिर कल की एक्स्ट्रा क्लास अगर कोई हुई तो, ठीक है? अच्छा
अच्छा प्लीज कल अगर एक्स्ट्रा क्लास हुई तो आपको मैसेज आ जाएगा, नहीं तो मैं अपना नंबर आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। जी जी बिल्कुल सही है। सर बहुत सर प्लीज अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा नंबर में मैसेज करके, ठीक है। अच्छा प्लीज आगे में थोड़ी सी बातें सुन लो फिर चले जाना। In particular, the receipt of share of in particular the receipt of share of profit or payment contingent upon profit by following person does not of itself make them a partner। यानी ये जो नीचे मैं लोग बयान करने लगा हूं, ये लोग प्रॉफिट का शेयर ले रहे होंगे लेकिन ये पार्टनर नहीं होंगे विद द पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस, उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं यानी पार्टनर्स हैं जो। नंबर 1, लेंडर ऑफ मनी to person engaged or about to engaged in any business। lender of money जिसने आपको उधार दिए हैं पैसे और बदले में बजाय इंटरेस्ट लेने के आपसे प्रॉफिट का शेयर ले लिया है, वो लेंडर आपका पार्टनर नहीं बन गया, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें आपने अपना प्रॉफिट सरेंडर किया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन, जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आपसे तनख्वाह ले रहे हैं वो आपके एजेंट या वो आपके पार्टनर नहीं बन जाते। विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर एज एन्विटी, ये लें जी, एक पार्टनर मर गया और उसकी बेगम को, उसकी बेवा को अगर आप उसका शेयर देना शुरू कर दिया, मतलब एक्स अल्लाह को प्यारा हो गया और एक्स की बेगम को शेयर मिलना शुरू हो जाए 40%, तो एक्स की विडो जो है वो पार्टनर नहीं बन जाएगी और ना ही उसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर बन जाएगा। और मेरी बात समझ आ रही है? आगे हाँ, डीड रिवाइज हो जाए और आपको एज अ पार्टनर एडमिट कर ले जाए, यानी एक्स की जगह एक्स की विडो पार्टनर बन जाए, तो यस देन उससे पहले उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ये जो शेयर सबकी कंसेंट के साथ जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है ये मिस्टर सलमान को, क्या सलमान पार्टनर बन जाएगा लॉ की नजर में? नो सॉरी, उसका प्रॉफिट किधर जाएगा? बाकी शेयर करेंगे आपस में, अगर लेने वाला कोई नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कोई ना कोई तो आ जाएगा ना, कोई ना कोई होता नहीं, वो ना अपनी औलाद ना भी हो तब भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल होता, नो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो ले लेगा जी। प्लीज, अ माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, लें जी, ये मैंने अभी यहाँ पे वो बात कर लेते हैं कि माइनर जो है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन वंस अगेन उसको बेनिफिट देने के लिए उसको पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट पर्पस ओनली। वंस अगेन वो पार्टनर नहीं होगा और वो सिर्फ बेनिफिट्स एंजॉय करेगा, किसी किस्म की लायबिलिटी ऑन नहीं करेगा। माइनरशिप माइनर के साथ हो ही नहीं सकती, एग्रीमेंट होना जरूरी है और एग्रीमेंट के लिए कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। प्रॉफिट शेयर क्या मतलब होगा बाद में? माइनर को एडमिट कर सकते हो फॉर द बेनिफिट, ये एक और बात है, इसमें तुम उसे पार्टनर नहीं बना रहे हो बल्कि उसे कह रहे हो कि ठीक है तेरा बाप मर गया, तू माइनर है कोई नहीं, तू हमसे शेयर लेता रहा, तुझे प्रॉफिट का शेयर देते रहते हैं, तो बेनिफिट के लिए एडमिट हुआ है, पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। और लास्ट बात, प्रीवियस ऑनर, बस लास्ट बात सुन लो, प्रीवियस ऑनर और पार्ट ऑनर एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल। बेटा देखो, एक पार्टनर जा रहा है, जाते वो कहेगा कि भाई मैंने बिजनेस की रेपुटेशन में बहुत काम किया है, जैसा ये फर्ग्यूसन का पार्टनर जा रहा है केपीएमजी का, वो चाहेगा कि उसने बिजनेस में बहुत कंट्रीब्यूट किया है तो उसको गुडविल का शेयर दो। अब कई दफा बिजनेस के अंदर से कैश निकालना पॉसिबल नहीं होता, बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा होता है लेकिन कैश फ्लोज नहीं होते, हाँ, क्योंकि हम सारे अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में चल रहे होते हैं, देखने में बिजनेस बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, प्रॉफिट बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है? नो, उधार पे माल दिया होता है, अभी पैसे रिकवर नहीं हो रहे, सो कैश फ्लो नहीं होता। तो उस केस में क्या हो सकता है, रिमेनिंग पार्टनर्स ये कह सकते हैं कि यार तुम ऐसा करो, तुम्हारी गुडविल का जितना शेयर बनता है तुम ऐसा करो, तुम हमसे 20% प्रॉफिट लेते रहो और जब तुम्हारा गुडविल का शेयर मुकम्मल हो जाए तो बस हम तुम्हारा प्रॉफिट खत्म कर देंगे। यानी आप मैं 20% क्यों दे रहा हूं, इंटेंशन क्या है कि इसकी गुडविल पे कर दूं इंस्टॉलमेंट्स में रादर देन के वन ऑफ पेमेंट करूं। मेरी बात समझ आ रही है? तो वंस अगेन अब ये जा चुका है, ये रिटायर हो चुका है, मैं गुडविल का शेयर दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा दोबारा? नो, वो सिर्फ अपना बेनिफिट ले रहा है गुडविल की फॉर्म का, ठीक है। इज दैट क्लियर? प्लीज एग्जांपल 14, 15, 16 जो है घर से एक दफा पढ़ के आइएगा। अल्लाह ताला आप सबको समझता फरमाए। अच्छा जी, प्लीज
प्लीज़ कल के एक्स्ट्रा क्लास का मैसेज जो है वो आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास स्लॉट अवेलेबल हो